30 जुलाई 1945 रात के 12:15 वह समय जब अमेरिकी नौसेना का यूएसएस इंडियानापोलिस जहाज अपना टॉप सीक्रेट मिशन पूरा करके टिनियन आइलैंड से फिलीपींस की ओर लौट रहा था। तभी अचानक जहाज पर जापानी पनडुब्बी ने टारपीडो से हमला किया और जहाज दो हिस्सों में टूट गया। जहाज पर 1195 नाविक सवार थे। उनके सामने दो जोखिम भरे कठिन विकल्प थे, या तो अपने डूबते जहाज पर जलना या प्रशांत महासागर के शार्क से भरे पानी में हिम्मत से कूदना। आग की लपटें उठ रही थी, समय बीत रहा था। उनका फैसला जिंदगी या मौत के बीच में था। जहाज 12 मिनट में डूब गया। जहाज पर सवार 1195 नाविकों में से लगभग 300 नाविक जहाज के साथ डूब गए और 900 नाविक डूबने से बचकर मदद के लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन 900 नाविकों में से शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह इंतजार उनके जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे चुनौतीपूर्ण होगा। आने वाले दिनों में बचे हुए सैकड़ों लोग डिहाइड्रेशन, खाने की कमी और शार्क के हमलों से मर जाएंगे। यूएसएस इंडियानापोलिस, जिसे 7 नवंबर 1931 में लॉन्च किया गया, ये जहाज तकनीकी रूप से अमेरिकी नौसेना के लिए एक चमत्कार था, क्योंकि यह 610 फीट लंबा और 10,000 टन वजनी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियानापोलिस ने बहुत सारी लड़ाइयां देखी। जब 7 दिसंबर 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया, तो इंडियानापोलिस ने उसके तुरंत बाद दुश्मन के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में शामिल होकर सभी यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद की और बाद में प्रशांत क्षेत्र में चल रहे सभी लड़ाइयों में भाग लिया। 31 मार्च 1945 एक जापानी कामिकेज प्लेन इंडियानापोलिस को टारगेट करके जहाज के डेक से टकराता है। प्लेन के टकराने से जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पायलट ने टकराते समय ठीक 25 फीट ऊपर से एक बम गिरा दिया। बम ऊपरी डेक से होते हुए मैस हॉल में जा गिरा। इसके बाद ये सीधे बर्थिंग कंपार्टमेंट और फ्यूल टैंक से होते हुए इंडियानापोलिस से बाहर निकलकर जहाज के ठीक नीचे पानी में इसने धमाका किया। इससे बहुत भारी नुकसान होता है, लेकिन अगर बम जहाज के अंदर ही फट जाता तो हालात और भी बदतर हो सकते थे। विस्फोट से जहाज के कील में छेद होता है और अंदर के डिब्बों में पानी भर जाता है, जिससे 9 नाविक मारे जाते हैं। इंडियानापोलिस को उसकी मरम्मत के लिए कैलिफोर्निया भेजा गया। 12 जुलाई 1945 इंडियानापोलिस की मरम्मत पूरी करके उसे अगले मिशन के लिए तैयार किया जाता है। उसी दिन कैप्टन चार्ल्स बटलर मकवे इनको एक जरूरी संदेश मिलता है, जिसमें यह कहा गया कि उन्हें इंडियानापोलिस को अगले टॉप सीक्रेट मिशन के लिए तैयार करना है। इसी बीच पिछले 3 वर्षों से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ 1,30,000 लोग $2 अरब बजट के साथ एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें पहले न्यूक्लियर वेपन पर रिसर्च और उसे डेवलप करना शामिल था, जिन्हें आखिर में 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराना था, ताकि युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। 1945 तक लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दोनों बम जापान पर इस नए प्रकार की तबाही मचाने के लिए लगभग तैयार थे, लेकिन दोनों को न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस में बनाया गया था। अगर उन्हें जापान पर गिराना है तो उन्हें पहले वहां पहुंचाना होगा, और यह अमेरिकी वैज्ञानिकों के सामने एक जोखिम भरा काम था, क्योंकि यह उतना आसान नहीं था जितना लगता है। इंडियानापोलिस उस समय सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे खतरनाक जहाज होने के कारण ये काम इंडियानापोलिस को सौंपा गया। 16 जुलाई 1945 इंडियानापोलिस सैन फ्रांसिस्को से टॉप सीक्रेट कार्गो लेकर टिनियन आइलैंड के लिए रवाना हुआ। कार्गो की कीमत इतनी गुप्त थी कि जहाज के कप्तान के साथ इसकी 24 ही घंटे सुरक्षा करने वाले कर्मचारियों को भी पता नहीं था कि वह क्या ले जा रहे हैं। इंडियानापोलिस ने पूरे प्रशांत महासागर को पार करके 6,000 मील की यह यात्रा सिर्फ 10 दिनों में पूरी की। टिनियन द्वीप पर अपना घातक माल पहुंचाने के बाद इंडियानापोलिस फिलीपींस के लिए रवाना हुआ। 30 जुलाई रात के 12 बजे जहाज अंधेरी रात में आगे बढ़ रहा था। मौसम साफ था और समुंदर बिल्कुल शांत था। जहाज पर पनडुब्बी का पता लगाने और उसके हमलों से बचने के लिए कोई उपकरण मौजूद नहीं था, इसलिए इंडियानापोलिस पर मौजूद नाविकों में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सतह के ठीक नीचे एक जापानी पनडुब्बी रेंग रही है। 30 जुलाई 12:15 जहाज फिलीपींस के आधे रास्ते में ही था। तभी जहाज को जापानी पनडुब्बी I-58 ने देखा और पहला टारपीडो छोड़ा। टारपीडो जहाज के अगले हिस्से को टकराकर फट जाता है। जहाज का अगला हिस्सा टूटकर पूरा जहाज जोरदार तरीके से हिलता है। नाविक अपने बंक से बाहर फेंक दिए जाते हैं। विस्फोट से कई लोग तुरंत मर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ किया जा सके, एक दूसरा टारपीडो जहाज के बीच में आकर टकराता है, जिससे जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है।
इंडियानापोलिस 2 हिस्सों में टूटकर 12 मिनट में डूब गया और प्रशांत महासागर के गहरे पानी में समा गया। ये इतनी तेजी से हुआ कि जहाज पर सवार करीब 1200 नाविकों में से करीब 300 नाविक जहाज के साथ डूब गए, क्योंकि उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला। बचे हुए 900 नाविक प्रशांत महासागर के शार्क से भरे पानी में अकेले थे। वो एक दूसरे की ओर तैरकर इकट्ठा होने और हालत को बेहतर तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों को गहरी चोटें आती है और उनका खून पानी में बह जाता है। अंधेरे में अकेले भयभीत लोग, जिनमें से कई जहाज पर हुए धमाकों से बुरी तरह घायल हो चुके थे, जो बचाए जाने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, और उन्हें बचाने के लिए जल्दी से कोई मदद आने वाली नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी नौसेना के पास 7000 से ज्यादा जहाज थे और इतने बड़े बेड़े की जांच रखना बहुत बड़ा काम था। इसलिए जनवरी 1945 में नए सुझाव जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि बड़े लड़ाकू जहाज बंदरगाह पर पहुंचने के बाद उनकी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस नए सुझाव का मतलब लेटे के एक बंदरगाह अधिकारी ने गलत समझा और उसने जहाजों के सही समय पर न पहुंचने के बाद भी रिपोर्ट नहीं की, जिसका मतलब था कि जब इंडियानापोलिस फिलीपींस के लेटे द्वीप पर सही समय पर नहीं पहुंचा तो किसी ने भी अलार्म नहीं बजाया। ये एक बड़ी गलती थी, लेकिन एक और इससे भी बड़ी गलती हुई। जब इंडियानापोलिस पर टारपीडो से हमला हुआ तब फौरन मदद के लिए SOS सिग्नल भेजे गए थे, लेकिन हमले में जहाज के रेडियो खराब होने की वजह से SOS सिग्नल नहीं पहुंचे। ऐसा लगभग 40 से अधिक वर्षों तक सभी ने यही माना, लेकिन 1999 में अमेरिकी नौसेना के रेडियो रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला कि उन SOS सिग्नलों को कम से कम 3 अलग अलग रेडियो ऑपरेटरों ने पकड़ा था, लेकिन तीनों को अनदेखा कर दिया गया। उस समय नौसेना के कमान अफसरों में से एक नशे में था। एक ने अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाया था और तीसरे को लगा कि यह दुश्मन की चाल है। इन अफसरों की बड़ी गलतियों की वजह से इंडियानापोलिस के डूबने से बचे हुए लगभग 900 नाविक प्रशांत महासागर के बीच में शार्क से भरे पानी में अकेले थे और उनकी कोई तलाश नहीं की जा रही थी। जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ तो उन्हें ऐसा लगता है कि रात भर में कुछ ही लोग बच पाए। दिन में सूरज की चिलचिलाती किरणों से बचने का कोई उपाय नहीं था। वहां तैरना मतलब शीशे के बीच में अपना सिर रख दिया हो, जहां सूरज की रोशनी परावर्तित होकर आपके चेहरे पर पड़ रही हो। ये इतना गर्म था कि लोगों को जिंदा पकाया जा रहा था। जब सूरज ढल जाता था तब तापमान भी गिर जाता था। शुरू में तो कई लोगों को इससे राहत मिलती थी, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उनके शरीर का तापमान गिरना शुरू हो जाता था। बहुत से नाविक ठंड से मर जाते हैं। जो लोग थोड़ी देर पहले सूरज ढलने की मांग कर रहे थे, वह अब भगवान से मांग करते कि सूरज एक बार फिर से उगाए, लेकिन उनकी मांग अनसुनी हो जाती थी। मरे हुए नाविकों की गंध और पानी में फैले हुए खून की वजह से बहुत सारी शार्क वहां पहुंचकर लाशों को काटते हुए पानी में खींचती है। पानी में बुलबुले उठने लगते हैं और उसे खाने के लिए सभी शार्क लड़ाई झगड़ा करती है। कुछ शार्क झुंड से अलग होकर जीवित बचे हुए नाविकों की ओर आने लगती है। जैसे ही वह पास आती है, नाविक जोर से लात मारकर उन्हें खाने से रोकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी शार्क नाविकों को काटने में कामयाब हो जाती थी। दिन बीत रहे थे, हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे थे। नाविकों को ऐसा लग रहा था कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। कई लोग सारी उम्मीदें खोने लगते हैं। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी। इससे कई लोगों ने हार मान ली और खारा पानी पीना शुरू कर दिया, जिससे वह और भी तेजी से मरने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कई लोग सचमुच अपना दिमाग खोने लगे और कुछ मामलों में तो एक दूसरे को मारने और पानी में डुबाने लगे। साफ शब्दों में कहें तो पूरे 4 दिनों तक इन लोगों ने ऐसी हालातों का सामना किया जो इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन 2 अगस्त की सुबह इंडियानापोलिस डूबने के 4 दिन बाद जापानी पनडुब्बियों की तलाश में निकला हुआ एक अमेरिकी पीवी, एक वेंचुरा विमान, जिसने समुद्र में एक तेल का बड़ा धब्बा फैला हुआ देखा और उसके अंदर पानी में कुछ लोगों को भी देखा। लेकिन यह एक बममारी करने वाला विमान था और उन लोगों को बचाने के काबिल नहीं था, तो उसने फौरन मदद के लिए रेडियो मैसेज भेजे और कुछ घंटों बाद मदद के लिए PBY-5A कैटालिना विमान को भेजा गया। ये एक सीप्लेन था जो पानी पर लैंड कर सकता था, जिसे लेफ्टिनेंट एड्रियन मार्क्स चला रहे थे। मार्क्स ने कैटालिना विमान को नीचे पानी में उतारा और उन्होंने जो कुछ देखा वह उन्हें जिंदगी भर परेशान करता रहा। पानी में सैकड़ों अमेरिकी नाविक तैर रहे थे और सभी मौत के कगार पर थे। मार्क्स ने नाविकों की हालत देखकर मदद के लिए तुरंत रेडियो सिग्नल भेजे और उन्हें एहसास हुआ कि उनका 10,000 टन वजनी और $10 मिलियन की लागत से बना हुआ इंडियानापोलिस 4 दिन पहले डूब चुका था। अमेरिकी नौसेना ने
तुरंत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन मार्क्स को पता था कि बचाव जहाज़ों को वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। लेकिन पानी में मौजूद नाविकों के पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि हर घंटे में कई नाविक शार्क का शिकार बन रहे थे। मार्क्स ने जीवित बचे लोगों के बीच से विमान चलाना शुरू किया और सबसे खराब हालत हुए लोगों को पहले ऊपर खींच लिया। जब अंदर और जगह नहीं बची तो पैराशूट कॉर्ड का इस्तेमाल करके बचे हुए लोगों को कैटालिना के पंखों से बांध दिया, ताकि उन्हें पानी से दूर और शार्क से बचाया जा सके। सूरज डूबता है और तारे निकलते हैं। इंडियानापोलिस के नाविकों को अब पता था कि मदद आ रही है और वो बचावम जहाज़ों के आने तक इंतजार करते हैं। यूएसएस सेसिल जे डॉयल सबसे पहले पहुंचने वाला जहाज था। ये अपनी सर्चलाइट का इस्तेमाल करके पानी में बचे हुए लोगों का पता लगाता है और उन्हें जहाज पर खींचता है। बाद में 6 और जहाज इसमें शामिल हो जाते हैं। जब बचे हुए सभी लोगों को जहाज पर लाया जाता है तो पता चलता है कि यूएसएस इंडियानापोलिस पर मौजूद 1200 नाविकों में से सिर्फ 316 ही बच पाए और प्रशांत महासागर के बीच में शार्क से भरे पानी में पूरे 4 दिन तैरते रहे और मदद का इंतजार करते रहे। कैटालिना विमान को लहरों से भारी नुकसान हुआ और वह फिर से उड़ान भरने के काबिल नहीं रहा, तो सेसिल जे जहाज ने विमान पर तोपों से हमला किया और उसे दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए डुबो दिया। इंडियानापोलिस हमले में बचे हुए लोगों में जहाज के कप्तान चार्ल्स मैकवे भी शामिल थे, लेकिन बचावों के बाद उन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। उन पर जिगजैग रूट न अपनाने और अपने जहाज और नाविकों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। जिगजैग रूट का इस्तेमाल जब पानी में पनडुब्बियों का खतरा होता है तब उसके हमलों से बचने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में जहाज सीधे चलने के बजाय बार बार अपनी डायरेक्शन बदलता है, जिससे दुश्मन को उसकी रफ्तार और डायरेक्शन का पता लगाना मुश्किल होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी नौसेना ने लगभग 400 जहाज खोए, लेकिन मैकवे अकेले ऐसे कप्तान थे जिन्हें अपना जहाज खोने के लिए कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। मैकवे को दोषी ठहराया गया और इस फैसले ने उनके करियर और पद को तार तार कर दिया। वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए और 1968 में उन्होंने अपनी नेवी पिस्तौल से अपनी जान ले ली। असल में इंडियानापोलिस डूबने के पीछे सैन्य अधिकारियों द्वारा की गई बड़ी गलतियों इस त्रासदी का असली कारण थी, लेकिन उन्होंने इस घटनाओं की सारी जिम्मेदारी मैकवे के कंधों पर डाल दी। मैकवे के साथ सच में गलत व्यवहार किया गया। माना यह बात सच है कि मैकवे ने इंडियानापोलिस डूबने से पहले जिगजैग रूट नहीं अपनाया, लेकिन बाद में पता चला कि मैकवे को उनके सैन्य अधिकारियों ने यह नहीं बताया था कि उस समय उनके रूट पर जापानी पनडुब्बियों मौजूद थी। बाद में यह भी पता चला कि मैकवे ने यात्रा के दौरान सोनार सिस्टम की भी मांग की थी, जो खासकर पानी में पनडुब्बी के मौजूदगी का पता लगाता है, जो उस समय इंडियानापोलिस में मौजूद नहीं था। लेकिन उस मांग को इनकार कर दिया गया। ये सैन्य अधिकारियों द्वारा की गई बड़ी गलतियों थी। फिर भी उन्होंने मैकवे को दोषी ठहराया। लेकिन मैकवे के मृत्यु के 30 साल बाद फ्लोरिडा के पेंसाकोला में रहने वाला हंटर स्कॉट नामी एक लड़का 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था। तभी उसने उसके हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए इंडियानापोलिस के डूबने की कहानी, इस टॉपिक को चुना और पढ़ाई की। तभी उसे एहसास हुआ कि मैकवे के साथ गलत व्यवहार किया गया। हंटर ने इंडियानापोलिस के बचे हुए लोगों के साथ मिलकर नौसेना के दस्तावेजों की जांच की और इन सभी सबूतों को कांग्रेस के सामने रखा। और फिर साल 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इन्होंने खुद कैप्टन मैकवे को बेगुनाह साबित किया। इंडियानापोलिस धरती के सबसे गहरे पानी में डूब गया और किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि जहाज का मलबा कहाँ है। लेकिन 2017 में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन की एक टीम ने इंडियानापोलिस को प्रशांत महासागर की सतह से 3.5 मील नीचे खोज निकाला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।